हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हाउ टू रीड एनसीईआरटी के तहत मैं 2 लेक्चर ऑलरेडी ले चुका हूं। पहला लेक्चर था टारगेट एंड गोल, दूसरा लेक्चर था कॉग्निटिव रिवोल्यूशन। आज जो हम लेने जा रहे हैं, हाउ टू रीड एनसीईआरटी। इस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि अक्सर स्टूडेंट के रूम में एनसीईआरटी का बुक जो रिलेवेंट है वो खरीद करके ला के रख चुके होते हैं या अपने लैपटॉप में एनसीईआरटी की बुक को डाउनलोड करके रख चुके होते हैं। इसके बावजूद भी वो एनसीईआरटी को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, सारे एनसीईआरटी के बुक को नहीं पढ़ पाते हैं। ऐसा क्यों? फ्रेंड्स, इसके बारे में जब मैंने रिसर्च किया, पूछा स्टूडेंट से, तो उनका कहना है कि जब हम एनसीईआरटी का बुक खरीद रहे थे उस समय उनके पास मोटिवेशन बहुत ज़्यादा हाई था, लेकिन 4 दिन, 5 दिन, 15 दिन पढ़ने के बाद धीरे धीरे उनका मोटिवेशन लो चला गया और वो एनसीईआरटी को कंप्लीट नहीं कर पाया। यहीं पे मैं बोलता हूँ कि किसी भी काम को जिसको आपने शुरुआत किया है उसको लॉजिकल एंड तक, मतलब अंत तक पूरा करना, इसके लिए मोटिवेशन के अलावा हैबिट्स की जरूरत होती है। मतलब ये सिर्फ मोटिवेशन से नहीं, हैबिट्स के द्वारा ही आप किसी भी काम को कंप्लीट कर सकते हैं, लॉजिकल इन तक ले जा सकते। नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज हैबिट। फ्रेंड्स, जब भी हम किसी काम को बार बार करते हैं, एक्शन को रिपीट करते हैं, तो वो रिपीटेशन ऑफ एनी एक्शन इज कॉल्ड हैबिट। मतलब आप एक काम उठाए, एनसीईआरटी को पढ़ना है, जब तक एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं होता है तब तक आप एनसीईआरटी को बार बार पढ़े जा रहे हैं। ये आपका एनसीईआरटी का पढ़ना जो एक एक्शन था, बार बार पढ़ने के बाद वो हैबिट में कन्वर्ट हो गया। एनसीईआरटी के पढ़ने के एक्शन को हैबिट में कन्वर्ट करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए 3 चीज की आवश्यकता होती है। ये 3 चीज जो है, पहला है नॉलेज, दूसरा है स्किल एंड थर्ड वन है डिजायर। नॉलेज क्या होता है? जब इस कंटेक्स्ट में नॉलेज की बात जब हम करते हैं तो नॉलेज का मतलब होता है जिस काम को कर रहे हैं उस काम को हम क्यों करें। इसका जब आपको पूरा ज्ञान हो जाता है कि उस काम को हम क्यों करें, तो वो हमारा नॉलेज का पार्ट हो जाता है। दूसरा है स्किल। जिस काम को हम कर रहे होते हैं उस काम को कैसे किया जाए, वो जब आपको पूर्णतः जानकारी हो जाता है करने का, तो उसको हम बोलते हैं स्किल। एंड थर्ड वन है डिजायर। जिस काम को हम कर रहे हैं उस काम को करने के बाद या करने के प्रोसेस में आपको जो नई नई जानकारी मिलती है, उसको जानने की जो इच्छा होती है, उसको डिजायर बोलते हैं। तो ये नॉलेज, स्किल और डिजायर, इन तीनों का जब कॉम्बिनेशन हो जाता है या कहिए इंटरसेक्शन हो जाता है, नॉलेज, स्किल एंड डिजायर, इन तीनों का ये जो इंटरसेक्शन है, इस इंटरसेक्शन को हम हैबिट बोलते हैं। मतलब एनसीईआरटी के पढ़ने के पीछे, एनसीईआरटी क्यों पढ़ें इसकी आपकी समझ डेवलप हो गई, एनसीईआरटी कैसे पढ़ें इसकी भी समझ डेवलप हो गई, और एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद हमको नए नए ज्ञान मिलेंगे ना, वो जानने की जब डिजायर हो जाता है, इच्छा हो जाता है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो होता है वो आपको फोर्स करता है, पुल करता है कि उस एनसीईआरटी को बार बार पढ़ना। इट मीन्स डिजायर, नॉलेज एंड स्किल, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से वो हैबिट में बदल चुका है और आप उसको लॉजिकल एंड तक ले जाते हैं, एनसीईआरटी के पढ़ने के एक्टिविटी को कंप्लीट करते हैं। फ्रेंड्स, इसीलिए मैं बोलता हूं कि सिर्फ मोटिवेशन से आप आईएएस नहीं बन सकते हैं। आईएएस बनने के लिए मोटिवेशन के अलावा हैबिट्स की बहुत जरूरत है। इसलिए अगर आपको आईएएस बनना है तो आप हैबिट में डालिए इसको, और फिर आप किसी भी काम को कंटिन्यूटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ कर आप आईएएस बन सकते हैं। जो हैबिट का पहला पार्ट है नॉलेज, मतलब क्यों कोई काम करें, एनसीईआरटी को हम क्यों पढ़ें, ये जानने के लिए हमने ये देखना है हमें कि एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए हम जो क्यों पढ़ें, इसका आंसर जानने के लिए हमें ये 7 पॉइंट में इसको डिस्कस करना मुझे लगता है कि ये अच्छा होगा। पहला पॉइंट है, एनसीईआरटी जो है ये ऑल ओवर इंडिया तक इसका रीच है, हर स्टेट में ये पढ़ाया जाता है, और यूपीएससी जो है ये भी ऑल ओवर इंडिया लेवल का एग्जाम। इसीलिए यूपीएससी हमेशा उस सब्जेक्ट के लिए उस बुक को चूज करती है जिसका की रीच ऑल ओवर इंडिया तक हो। तो यहाँ एक लॉजिकल चीज है कि ऑल ओवर इंडिया का एग्जाम ऑल ओवर इंडिया के पहुंच के वाले रिसोर्सेज को यूज करे, ये एक बिल्कुल ही लॉजिकल बात है। दूसरा पॉइंट है ऑथेंटिसिटी। जो यूपीएससी का एग्जाम होता है उसके एनसीईआरटी का इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है वो इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट एजेंसीज
एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो प्रोवाइड किया गया है उनके बेसिस पे एनसीईआरटी में ये सारी इन्फॉर्मेशन है, इसीलिए ये बहुत ही ऑथेंटिक है। थर्ड पॉइंट है स्टैंडर्ड बुक कहने का क्या मतलब। इनका जो क्वालिटी है, किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट को बताने का जो इसका एक स्टैंडर्ड है, ये बहुत ही अच्छी तरह से बताता है। क्यों जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस सब्जेक्ट को, इस बुक को लिखने वाले लोग अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं और उन एक्सपर्ट का जो टीम है वो टीम मिलकर के इस बुक को लिखती है, इसीलिए इसका क्वालिटी जो है बहुत ही स्टैंडर्ड क्वालिटी का है। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट पॉइंट है कि ये एनसीईआरटी में किसी भी चीजों का कंसेप्ट बताने के लिए बहुत ही वेल फ्रेम्ड मैनर में बताता है। ये कहने का मतलब है कि स्टेप बाय स्टेप, शुरू से लेकर के अंत तक उस कंसेप्ट को बहुत ही फ्रेम करके एक लॉजिकल एंड की ओर ले जाकर के उसका कंसेप्ट को बहुत ही क्लियर करता है। इसीलिए इसका जो वेल फ्रेमिंग है वो कहीं और आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए एनसीईआरटी पे किसी भी चीजों का कंसेप्ट बनाने के लिए आपको ये पढ़ना बहुत ही जरूरत है। उसके बाद है सिंपल लैंग्वेज। एक साधारण स्टूडेंट एनसीईआरटी के इस लैंग्वेज को पढ़ करके बहुत ही आसानी से समझ सकता है कि ये कहना क्या चाहता है, क्योंकि इसका लैंग्वेज बहुत सिंपल है। फ्रेंड्स, ये एक पक्ष है। जो दूसरा पक्ष है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये कि यूपीएससी का जो मेंस का एग्जाम है उसमें जिस लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए वो लैंग्वेज भी यही एनसीईआरटी वाली ही होनी चाहिए। इसीलिए एनसीईआरटी पढ़ना मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एनसीईआरटी में किसी भी बात को कहने के लिए दो चीजों का बहुत जरूरत होता है फ्रेंड्स। एक होता है कंटेंट और दूसरा होता है प्रेजेंटेशन। आप जो कुछ कह रहे हैं वो कंटेंट है, उनको कैसे कह रहे हैं ये प्रेजेंटेशन। अगर आपको प्रेजेंटेशन सीखना है, प्रेजेंटेशन के सारे टूल्स को सीखना है, तो आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ें, क्योंकि एनसीईआरटी में किसी भी बातों को कहने के लिए पैराग्राफ और पॉइंट दोनों का कॉम्बिनेशन भी होता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एनसीईआरटी अपने बातों को कहने के लिए मैप को भी यूज करती है, फिगर को यूज करती है, डायग्राम को यूज करती है, टेबल को यूज करती है, बॉक्सेस को यूज करती है, और इस तरह से बहुत कुछ को एनसीईआरटी यूज करते हुए अपनी बात को कहता है। जब आप यूपीएससी का मेंस लिखेंगे तो आप पाएंगे कि जो कुछ भी आप लिख रहे हैं उसको अगर सिंपल लैंग्वेज में आप लिख देते हैं तो आपका नंबर बहुत अच्छा लिखेंगे तो 10 में 5 से ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपका प्रेजेंटेशन ठीक होगा तो आप नंबर जो है 6-7 इतना तक क्रॉस कर सकते। फ्रेंड्स, यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि प्रेजेंटेशन क्या होता है। एक सिंपल लैंग्वेज में कहें तो प्रेजेंटेशन जो है रियलाइजेशन थ्रू विजुअलाइजेशन है। मतलब किसी भी चीज को आंख से देख करके अगर अच्छा लगे तो वो प्रेजेंटेशन कहलाता है। किसी भी चीजों को देख करके ही अच्छा लगे, उनके लिए ये सारे प्रेजेंटेशन के टूल आपको यूज करना बहुत ही आवश्यक है आपके मेंस में। तो इसलिए फ्रेंड्स, एनसीईआरटी पढ़ करके आप इन सारे चीजों को कब, कहां, कैसे यूज किया गया है एनसीईआरटी के द्वारा उसको आप अपना बना सकते हैं। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी पढ़ना। लास्ट पॉइंट है दोस्त, यूपीएससी का जो एग्जाम है उसमें 3 स्तर का पीटी, मेंस और इंटरव्यू पूछा जाता है। मैंने जो रिसर्च किया है इसके तहत मैंने पाया है कि प्रत्येक साल लगभग 20 से 30 क्वेश्चन पीटी में पूछा जाता है एनसीईआरटी से। मेंस का जो एस्थेटिक पार्ट है, करंट को छोड़ करके जो एस्थेटिक पार्ट है, जितने भी पेपर हैं उसके ऑलमोस्ट एस्थेटिक पार्ट जो है एनसीईआरटी से कवर हो जाते हैं। और इंटरव्यू में जब से आपसे कोई सवाल पूछा जाता है उस सवाल का कंसेप्चुअल प्लस करंट दोनों को मिला करके जब जवाब देते हैं तो आपका बहुत ही अच्छा नंबर दिया जाता है। उस कंसेप्चुअल क्लियरिटी के लिए, उस टॉपिक पे कंसेप्चुअल क्लियरिटी के लिए भी आपका एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये कहें कि पीटी, मेंस, इंटरव्यू तीनों में एनसीईआरटी का बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए फ्रेंड्स, जब आप ये जान गए हैं कि एनसीईआरटी को पढ़ना क्यों जरूरी है, तो मुझे लगता है कि जो हैबिट्स में नॉलेज वाला पार्ट है कि क्यों किसी चीज को हम पढ़ें, वो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें। फ्रेंड्स, जो हैबिट्स में सेकेंड पॉइंट है हमारा, किसी भी चीजों को हैबिट्स में लाने के लिए जो हमारा सेकेंड पॉइंट है वो है स्किल, हाउ टू डू। जब हम एनसीईआरटी के कंटेक्स्ट में बात करते हैं तो हम यहाँ पे बात करेंगे हाउ टू रीड एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को पढ़ने का जो 2 तरीका है, एक होता है सब्जेक्ट वाइज और दूसरा होता है क्लास वाइज। आप पे डिपेंड करता है कि आप किस में कंफर्टेबल हैं। लेकिन अगर मेरी बात अगर आप पूछेंगे तो मैं हमेशा ये सलाह दूंगा कि आप सब्जेक्ट वाइज पढ़ना शुरू कीजिए। जैसे एक हिस्ट्री का एज ए सब्जेक्ट, हिस्ट्री का एनसीईआरटी शुरू किए तो 6 से लेकर के 12 तक आप हिस्ट्री का एनसीईआरटी खत्म किए। इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट वाइज। कोई लोग जो है कंफर्टेबल होते हैं कि 6th क्लास का सारा एनसीईआरटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब खत्म किए, फिर 7th का खत्म किए। इस तरह से भी लोग अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि मैं जब सब्जेक्ट वाइज आता हूँ तो इसमें ज्यादा हमको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में एक हॉलिस्टिक पिक्चर क्लियर होता है।
दूसरा पॉइंट है कि आप सिलेबस के आधार पे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पे उस एनसीईआरटी के बुक में जो कंटेंट दिया हुआ है उस कंटेंट के जो चैप्टर्स हैं उस चैप्टर को 3 भागों में डिवाइड कर लीजिए। एक ऐसा चैप्टर जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको नॉट इम्पोर्टेंट कीजिए, उसको क्रॉस कीजिए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है और तीसरा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरह से 3 तरह से सेग्रीगेट करने के बाद आप नॉट इम्पोर्टेंट वाले को ना पढ़ें, इम्पोर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट वाले को ही पढ़ें। थर्ड पॉइंट जो हम बात करना चाहते हैं ये कि जब आप उस बुक को पढ़ना शुरू करें तो कंटेंट के बाद जब आप टॉपिक पे जाते हैं उस टॉपिक के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक होते हैं। तो आप टॉपिक को पढ़िए और सब टॉपिक को पढ़िए। अभी आप अंदर पैराग्राफ को ना पढ़ें, टॉपिक और सब टॉपिक को पढ़ लीजिए। आपके पास एक ब्रॉडर पिक्चर क्लियर हो गया कि इस टॉपिक में मेन पॉइंट की बात ये करने जा रहा है। जब आपके पास टॉपिक और सब टॉपिक क्लियर हो जाए उसके बाद आप पीछे का जो क्वेश्चन है वहां तक चले जाएं। यहाँ हम एक चीज बहुत क्लियर करना चाहते हैं कि आपको टॉपिक सब टॉपिक पढ़ने के साथ साथ एक चीज का ध्यान रखना है कि 5 क्वेश्चंस अपने आप से पूछना है। जो चीज आप पढ़ रहे हैं वह क्या है, वह कहाँ घटना हुआ है, वेयर कब हुआ है, व्हेन क्यों हुआ है, व्हाई हाउ और कैसे हुआ है। ये 5 चीज को हमेशा अपने जीवन में पार्ट बना लीजिए और एनसीईआरटी पढ़ते वक्त तो इस 5 फ्रेमवर्क में जरूर एनसीईआरटी को पढ़िएगा। इससे आपका बहुत ही ज्यादा क्लियरिटी होगा। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे कि ये क्वेश्चन जब आप टॉपिक और सब टॉपिक पढ़ने के बाद क्वेश्चंस पढ़ते हैं, अभी आप पैराग्राफ नहीं पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो मतलब आप जब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो आप अपने आप को टारगेट दे रहे हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसी को हम बोलते हैं टारगेट ओरिएंटेड स्टडी, जो मैंने पिछले ही क्लास में गोल और टारगेट बताते वक्त डिस्कस कर चुका हूं कि टारगेट कितना इंपॉर्टेंट है। तो हमारा ये जो क्वेश्चंस है वो हमारे टारगेट को क्लियर कर देता है कि इस चैप्टर को खत्म करने के बाद, पढ़ने के बाद हमें इसका सॉल्व करना है क्वेश्चन को। बहुत से लोग इस प्रोसेस को स्किप करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं और नेक्स्ट चैप्टर में चले जाते हैं। वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ऐसा ना करें, आप क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें। फ्रेंड्स, उसके बाद जो हमारा प्रोसेस है वो है पैराग्राफ पढ़ने का। हर सब हेडिंग में पैराग्राफ होता है, उस पैराग्राफ को पढ़िए और इस बार आपको पेंसिल से पढ़ना है। उस पैराग्राफ में जो मेन लाइन है उसको अंडरलाइन कीजिए, जो कीवर्ड है उसको अंडरलाइन कीजिए। इस तरह से आप पढ़ करके उस पैराग्राफ को जो उस सब हेडिंग के अंतर्गत है उसको खत्म कीजिए। अब बात आती है कि सेकेंड जो सब हेडिंग है वो आएगा या नेक्स्ट सब हेडिंग आएगा। मैं यहाँ पे फिर से आपको बोलता हूँ कि नेक्स्ट सब हेडिंग पे जाने से पहले जिस सब हेडिंग के अंतर्गत पैराग्राफ को पढ़ा है उसको रिकॉल कीजिए। यूपीएससी के एग्जाम में 2 चीजों का बहुत जरूरत होता है। पहला है रिकॉल करना और दूसरा है रिप्रोड्यूस करना। पीटी में आप रिकॉल करते हैं, 4 ऑप्शंस होते हैं, वहां पे आप देख करके रिकॉल करते हैं। और मेंस में आप रिप्रोड्यूस करते हैं, आप उसको लिखते हैं। और इंटरव्यू में भी आप रिकॉल और रिप्रोड्यूस दोनों करते हैं। ये जो रिकॉल है ये यहाँ पे अपने आप को, अपने ब्रेन को ट्रेंड कीजिए आप कि रिकॉल करने की कैपेबिलिटी जो है, कैपेसिटी जो है अपने आप को डेवलप करना है। जब आप पीछे का क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने की मैं बात कर रहा था कि क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वहां भी अपने आप को अभी से जब जब चैप्टर खत्म होगा तब तब आप अपने आप को ट्रेंड कर रहे हैं रिकॉल करने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए। मतलब एग्जामिनेशन हॉल में जो हम रिप्रोड्यूस एंड रिकॉल करेंगे उससे पहले हर चैप्टर को पढ़ते वक्त आप अपने ब्रेन को रिकॉल करने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, एनसीईआरटी जब आप पढ़ रहे हैं तो आप एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो आप महसूस कीजिएगा। प्रेजेंटेशन के जितने भी टूल्स हैं उस टूल्स को जरूर बढ़िया से पढ़िए। कहने का मतलब ये है कि जब आपको अपना मेंस लिखना होगा, उस टॉपिक से संबंधित जब आंसर लिखना होगा, तो आपको इन्हीं सारे प्रेजेंटेशन के टूल्स को यूज करते हुए अच्छा नंबर लाना है। इससे अच्छा और कोई बुक मुझे नहीं लगा जो आपको प्रेजेंटेशन के टूल्स को अच्छी तरह से बता सके। इसीलिए जैसे प्रेजेंटेशन के टूल्स में क्या होता है, मैप होता है, डायग्राम होता है, टेबल होता है, ये सारे टूल्स को कैसे एनसीईआरटी ने यूज किया है इसको यहीं पे लर्न करना है। इस तरह से आप जो है इस चैप्टर को खत्म किया। अब मेरा बात ये कहना है कि क्या इस चैप्टर को फिनिश करने के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे चले जाएं? नहीं, नेक्स्ट चैप्टर पे आपको नहीं जाना है। इस टाइम यहीं रुक करके इस चैप्टर को सेकेंड टाइम रिवीजन जरूर करना है और सारे प्रोसेस को जो इससे पहले मैंने ये बताया है
उन सारे प्रोसेस को यहाँ फिर से अप्लाई करना है। सेकेंड टाइम रिवीजन जो है आप पेन से करेंगे, चाहे आपका ब्लू पेन हो या रेड पेन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पेन से सेकेंड टाइम रिवीजन कीजिए और इस रिवीजन के समय आप एज ए टीचर रिवीजन करें। जब आप पहली बार पढ़ रहे थे तो एज ए स्टूडेंट पढ़ रहे थे, जब दूसरी बार उसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो एज ए टीचर पढ़ रहे हैं। क्यों? इस चैप्टर से जो क्वेश्चन बनाने वाले क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, उनका जो थिंकिंग का फ्रीक्वेंसी है, उस थिंकिंग के फ्रीक्वेंसी के लेवल पे अपने आप को ले जाकर के आपको सोचना पड़ेगा कि इस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो फ्रेंड्स, सेकेंड टाइम रिवीजन बहुत जरूरी है एज ए टीचर। और जब सेकेंड टाइम रिवीजन कर लें आप, तो फिर से पीछे का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करें। इस तरह से आप 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर खत्म करते करते पूरे बुक को खत्म करें। यहाँ पे मैं फिर आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बुक को खत्म करने के बाद दूसरे बुक को उठाने से पहले आप इस बुक को फिर से थर्ड रिवीजन कीजिए और इस थर्ड रिवीजन में आप नोट्स बनाइए। नोट्स कैसे बनाना है, क्यों बनाना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। एनसीईआरटी पढ़ना आपका हैबिट हो, इसके लिए जो लास्ट पॉइंट मेरा बचा हुआ है वो है डिजायर। डिजायर होने के लिए आपके जीवन में एक हायर पर्पस होना बहुत जरूरी है और आपके अंदर ऑलरेडी है। आप आईएएस बनना चाहते हैं, ये आपके जीवन का एक हायर पर्पस है। आईएएस बनना है, ये आपको पुल कर रहा है, और ये आईएएस बनना है, ये पुलिंग फैक्टर जब एनसीईआरटी क्यों पढ़ना है और एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, इन दोनों के साथ मिल जाता है। मतलब नॉलेज, स्किल एंड डिजायर। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद हम अपने हायर पर्पस को अचीव कर लेंगे। ये जो डिजायर है, ये डिजायर इन दोनों के साथ मिलने के बाद आपका हैबिट्स में कन्वर्ट हो जाता है। और एनसीईआरटी पढ़ना एज ए हैबिट जब आप बना लेंगे तो आप एनसीईआरटी को अपने रूम में सिर्फ रखे नहीं रहेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे, उससे मैक्सिमम इंफॉर्मेशन को आप एब्जॉर्ब करेंगे और उसको रिकॉल करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, और एग्जामिनेशन हॉल में आप अपना जो टारगेट है उस टारगेट को सेट करके, उस टारगेट को फिनिश करके आप आईएएस बनेंगे। ये मेरे तरफ से है आपके लिए। मैं चाहता हूं कि एक और वीडियो जो है, नेक्स्ट वीडियो जो हम लाएंगे उसमें हाउ टू मेक नोट्स, और उसमें हम बताएंगे कि नोट्स क्यों बनाना चाहिए, नोट्स कैसे बनाना चाहिए, और नोट्स को एग्जामिनेशन से एक दिन पहले कैसे यूज करना है कि वो आपके लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव हो। आज के लिए इतना ही। थैंक्स।